फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो बात आपके बस में नहीं है उस बात के बारे में सोचना समय को बर्बाद करना है। तो चलिए इसी सोच के साथ बढ़ते हैं वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज तक की वीडियोस आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एजुकेशन से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लंगर की परंपरा थी वह गुरु नानक जी ने आरंभ की थी। किन्होंने आरंभ किया था? गुरु नानक जी ने आरंभ किया था। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, यानी कि गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की तथा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। और दूसरे गुरु जो थे वो अंगद यानी लेहना ने गुरुमुखी लिपि का प्रयोग आरंभ किया। गुरु नानक जी द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसे गुरु अंगद द्वारा स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया था। तो लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक देव जी ने। किसने आरंभ की थी? गुरु नानक जी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? हमारे पास ऑप्शन है, युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। क्या था? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। मीर आतिश की सिफारिश पर केंद्र कोतवाल की नियुक्ति प्रांत के मुख्यालय में, शहरों में तथा सरकार में करता था। वह मुख्यतः नगर पुलिस का प्रधान होता था। कोतवाल के प्रमुख कार्यों में चोरों को पकड़ना, चीजों को मूल्य का निर्धारण करना तथा माप तौल की जांच करना, लोगों की आय व्यय की सूचना एकत्र करना आदि था। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन हमारे पास है, बीरबल, अबुल फजल, फैजी या फिर मौलाना दो प्याजा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आईने अकबरी के लेखक हैं वह हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल जी हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं, फजल हैं। यह 16वीं सदी का दस्तावेज है, फारसी भाषा में लिखा गया था। यह मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ ऑप्शन हमारे पास है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। 1657 ईस्वी में शिवाजी का मुगलों से प्रथम मुठभेड़ शाहजहां के काल में हुआ। शिवाजी पारित हुए। वह बीजापुर के आदिल शाह की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जब औरंगजेब ने आदिल शाह से संधि कर ली तब शिवाजी ने भी दूत रघुनाथ पंत एवं कृष्णाजीराव भास्कर के माध्यम से उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह बात मुगल उत्तराधिकारी युद्ध की शुरुआत से पहले की है। उनका मुगलों से द्वितीय युद्ध 1660 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के समय में हुआ था। तो किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? औरंगजेब के मध्य में। औरंगजेब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंटर आयोग में किसके विकास पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर सर्वाधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा।
प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया। 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में वुड्स डिस्पैच के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना था, परंतु इसने उच्च शिक्षा के लिए भी सुझाव दिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है 1920, 1857, 1935 या फिर 1842। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1857 ईस्वी के विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया गया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेताजी बेंजामिन डिज़रायली, जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, 27 जुलाई 1857 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह न था कि सिपाही विद्रोह। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ या कुंभकोणम? तो दोस्तों बता दूं आपको कि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वह बेलूर मठ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सर्वप्रथम 1 मई 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बारा नगर में की गई थी। 12 नहीं, 12 नगर में की गई। बेलूर में कलकत्ता मिशन की स्थापना हुई। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ में है और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयबजी? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम जो अध्यक्षता की थी वह की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है। इस कारण ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में आयोजित किया जाना था। सन 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो सर्वप्रथम मुसलमान ने अध्यक्षता की थी वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की कौन से मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो दोस्तों खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर साजिश के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मार डाला गया था, जहां उन्होंने औपनिवेशिक भारत में एक ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। प्रफुल्ल और खुदीराम बोस ने उस गाड़ी पर बम फेंककर जिला न्यायाधीश मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की, जिसमें किंग्सफोर्ड को यात्रा करनी थी, लेकिन वह गाड़ी में नहीं थे और 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। तो खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल जो होता है कितने दिनों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो भारत का राज्य के राज्यपाल का जो आधिकारिक पद होता है वह 5 वर्ष तक की अवधि तक होता है। कितने? 5 वर्ष तक की अवधि तक
होता है। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से यानी कि जब वह पद ग्रहण करता है तब से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अभी तक नहीं हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या फिर गुजरात सरकार। तो दोस्तों जो राइट्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का पूछा गया है सचिवालय भवन है, तो वह है पश्चिम बंगाल सरकार का। किसका है? पश्चिम बंगाल सरकार का है। राइट्स बिल्डिंग को थॉमस लियोन ने सन 1777 में डिज़ाइन किया था, यानी कि जो उसके डिज़ाइन है वह थॉमस लियोन ने सन 1777 में किया था। इसका निर्माण 1780 में पूरा हुआ था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन हमारे पास है 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 9 मिनट 16 सेकंड। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी और प्रकाश की गति के मुताबिक सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, लगभग 20 सेकंड। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का अनुमानित समय 10 की पावर 11 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो दोस्तों आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया का महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया का। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसका क्षेत्रफल 44,579,000 यहाँ पे 00 मतलब 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरब सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, मृत सागर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो सागर है जिसका जल सर्वाधिक खारा है वह है मृत सागर का। किसका है? मृत सागर का। मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा है। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 30% का अर्थ है 30 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल में। एक समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण कहते हैं। दोस्तों इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, तो इसका क्षेत्रफल मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 44,579,000 इसको आप काउंट कर लीजिएगा, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे भविष्य को बदल सकता है। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप तक अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करें और कोशिश यही रहेगी कि हमसे आप कुछ नया सीखें। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।